नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम डैनियल kahneman की बहुत ही मशहूर किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो पर एक गहन चर्चा करने वाले हैं। ये किताब हमारे दिमाग के काम करने के तरीकों के बारे में कुछ बहुत ही हैरान करने वाली बातें बताती हैं। हाँ, और इसे समझने के लिए चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। जरूर। एक बल्ला और एक गेंद, दोनों की कुल कीमत है 110 रुपए। अब ध्यान से सुनिएगा, बल्ला गेंद से 100 रुपए ज्यादा महंगा है, तो गेंद की कीमत कितनी है? अगर दिमाग में फौरन 10 रुपया आया है तो आप अकेले नहीं हैं। मेरे भी दिमाग में यही आया था। और ये एक बहुत ही आम जवाब है। लगभग हर कोई पहली बार में यही सोचता है। लेकिन ये जवाब सही नहीं है। नहीं, ये गलत है। और यहीं से इसी छोटी सी गलती से हमारी आज की चर्चा का दरवाजा खुलता है। अच्छा। ये पहेली हमारे दिमाग के अंदर चल रहे एक नाटक के दो मुख्य किरदारों को सामने लाती है। एक जो बहुत तेज है, सहज है, जिसने अभी 10 रुपए का जवाब दिया। और दूसरा किरदार थोड़ा सुस्त है, थोड़ा आलसी, जो सोच समझकर विश्लेषण करता है। तो अगर हम उस दूसरे धीमे वाले किरदार को जगाएं तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 5 रुपए। 5 रुपए? कैसे? देखिए, अगर गेंद 5 रुपए की है तो बल्ला उससे 100 रुपए महंगा, यानी 105 रुपए का हुआ। और 105 और 5 हो गए 110। अरे हाँ, बिल्कुल। इस जवाब तक पहुंचने के लिए थोड़ी दिमागी मेहनत लगती है। और आज हमारा मिशन इन्हीं दो किरदारों को समझना है। ठीक है, तो चलिए इन दो किरदारों को थोड़ा और जानते हैं। kahneman इन्हें क्या कहते हैं? kahneman ने इन्हें बहुत ही सीधे साधे नाम दिए हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 और सिस्टम 2? हाँ, सिस्टम 1 आपका तेज, ऑटोमेटिक, सहज दिमाग है। ये वो हिस्सा है जो बिना किसी मेहनत के काम करता है। जैसे किसी के चेहरे पर वो सा पहचानना, या 2+2 का जवाब देना, या फिर खाली सड़क पर गाड़ी चलाना। ये हमेशा ऑन रहता है। मतलब ये हमारा एक तरह से ऑटो पायलट मोड है। बिल्कुल सही। और फिर आता है सिस्टम 2, जो इसका ठीक उल्टा होगा। हाँ, वो आलसी है। उसे काम पर लगाने के लिए बाकायदा कोशिश करनी पड़ती है। ये ध्यान और मेहनत वाले काम करता है। जैसे 17 को 24 से गुणा करना। क्या बात है, एकदम सही उदाहरण। या जब आप कोई मुश्किल फॉर्म भर रहे होते हैं। हाँ, मैं ये महसूस कर सकती हूँ। जब कोई मुश्किल सवाल हल करना होता है तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग की सारी ऊर्जा वो वहीं खींची चली जा रही है। बिल्कुल। और इसका असर सिर्फ दिमाग पर ही नहीं, आपके शरीर पर भी दिखता है। सच में? हाँ, जब सिस्टम 2 पूरी मेहनत से काम कर रहा होता है तो आपकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो सकती है। ये सचमुच एक मेहनत का काम है। तो इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसा है? मतलब ये टीम की तरह काम करते हैं? कह सकते हैं, पर इसमें एक बॉस है और एक आलसी कर्मचारी। सिस्टम 1 यानी तेज वाला दिमाग, वो हमेशा सुझाव देता रहता है। सुझाव? जैसे? भावनाएं, विचार, किसी चीज के बारे में पहली राय। और ज्यादातर समय हमारा आलसी सिस्टम 2 वो बिना ज्यादा जांच पड़ताल किए उन सुझावों को मान लेता है। तो सिस्टम 2 का काम सिस्टम 1 की जल्दबाजी पर लगाम लगाना है। हाँ, उसका एक बड़ा काम यही है। लेकिन वो ये काम तभी करता है जब उसे मजबूर किया जाए। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर सिस्टम 2 को इतनी मेहनत लगती है तो क्या होता है जब वो पहले से ही किसी काम में व्यस्त हो? बहुत अच्छा सवाल है। सिस्टम 2 की ध्यान देने की क्षमता एक लिमिटेड रिसोर्स की तरह है। सीमित है। हाँ, इसका सबसे मशहूर उदाहरण इनविजिबल गोरिल्ला प्रयोग है। लोगों को एक वीडियो दिखाया गया। हाँ, बास्केटबॉल वाला। बिल्कुल। उनसे कहा गया कि वे सफेद शर्ट वाले खिलाड़ियों के पास गिने। ठीक है, तो ये एक ध्यान लगाने वाला काम हो गया। और लोग पास गिनने में इतने मगन हो गए, इतने व्यस्त, कि उनमें से आधे से ज्यादा लोगों ने ये ध्यान ही नहीं दिया कि वीडियो के बीच में एक आदमी गोरिल्ला का सूट पहने हुए आता है। हाँ, वो आता है, अपनी छाती पीटता है और 9 सेकंड बाद चला भी जाता है। क्या बात कर रही हैं, एक पूरा गोरिल्ला, और लोगों ने देखा ही नहीं। ये तो अविश्वसनीय है ना? इसे अंधापन या इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस कहते हैं। जब आपका मेहनती सिस्टम 2 व्यस्त होता है तो तेज और आवेगी सिस्टम 1 हावी हो जाता है। और इसका कोई और उदाहरण है? हाँ, एक और मजेदार अध्ययन है। लोगों को कुछ अंगों की एक लंबी संख्या याद रखने के लिए कहा गया और फिर उन्हें दूसरे कमरे तक जाना था। ठीक है। रास्ते में उन्हें एक स्नैक चुनने का विकल्प दिया गया, एक फ्रूट सैलेड या एक चॉकलेट केक। मुझे अंदाजा है कि ज्यादातर लोगों ने क्या चुना होगा। जिन्होंने 7 अंकों की संख्या याद रखी थी, जिनका सिस्टम 2 ज्यादा व्यस्त था, उन्होंने चॉकलेट केक चुना। और जिन्होंने कम अंक याद रखे थे, उन्होंने हेल्दी फ्रूट सलाद को चुना। सीधी सी बात है,
जब हमारा सिस्टम 2 थका होता है तो सिस्टम 1 के लालच जीत जाते हैं। ये तो छोटी मोटी बातें हुई, लेकिन क्या इसका असर हमारी जिंदगी के बड़े फैसलों पर भी पड़ता है? बहुत गहरा असर पड़ता है। इजराइल में पैरोल जजों पर किया गया एक अध्ययन इसका सबसे चौंकाने वाला उदाहरण है। अच्छा, वो क्या था? शोधकर्ताओं ने जजों के दिन भर के फैसलों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि जज जब सुबह तरोताजा होते थे या लंच ब्रेक के ठीक बाद, तो कैदियों को पैरोल देने की दर लगभग 65% होती थी। और जैसे जैसे दिन बीतता गया, जैसे जैसे उनका अगला ब्रेक नजदीक आता, मतलब वो थकते और भूखे होते जाते, तो उस समय पैरोल मंजूर करने की दर गिरकर लगभग 0 पर पहुंच जाती थी। 0? ये तो बहुत डरावनी बात है। और फिर ब्रेक के बाद जब वो फिर से खा पी कर आते तो दर वापस 65% पर पहुंच जाती। मतलब एक कैदी की आजादी इस बात पर निर्भर कर सकती है कि जज ने सुबह का नाश्ता किया है या नहीं। दुख की बात है, पर हाँ, जब जज मानसिक रूप से थक जाते थे तो उनका सिस्टम 2 एक मुश्किल फैसले के बजाय एक आसान डिफॉल्ट फैसले की तरफ झुक जाता था। तो ये सिस्टम 1 हमें गलतियों की तरफ भी ले जाता है। ये गलतियां होती कैसी हैं? सिस्टम 1 चीजों को आसान बनाने के लिए कुछ मानसिक शॉर्टकट या रूल्स ऑफ थंब का इस्तेमाल करता है, जिन्हें मनोवैज्ञानिक भाषा में ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। अंगूठे के नियम? हाँ, ये शॉर्टकट ज्यादातर समय बहुत काम के होते हैं, लेकिन कभी-कभी ये हमें व्यवस्थित त्रुटियों की ओर ले जाते हैं, जिन्हें हम पूर्वाग्रह या बायसेस कहते हैं। इसका एक उदाहरण एंकरिंग इफेक्ट है ना? बिल्कुल। इसमें हमारा फैसला उस पहली जानकारी पर टिक जाता है जो हमें मिलती है, भले ही वो पूरी तरह से अप्रासंगिक हो। जैसे वो जर्मन जजों वाला अध्ययन। हाँ, कुछ अनुभवी जजों को एक केस पढ़ने के लिए दिया गया, लेकिन केस पढ़ने के बाद उन्हें एक पासा फेंकने के लिए कहा गया जो ऐसा था कि उस पर या तो 3 आएगा या 9। पासा फेंकने का केस से क्या लेना देना? कुछ भी नहीं, और जज भी ये जानते थे। लेकिन फिर भी? हाँ, जिन जजों ने पासे पर 9 का अंक पाया था उन्होंने औसतन 8 महीने की सजा दी, और जिन्होंने 3 का अंक पाया था उन्होंने औसतन 5 महीने की। कमाल है, एक रैंडम नंबर उनके फैसले के लिए एक एंकर बन गया। बिल्कुल। और एक और मानसिक जाल है, जैसे हम खतरों को कैसे आंकते हैं। प्लेन क्रैश की खबर के बाद लोग हवाई जहाज में बैठने से डरने लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसे उपलब्धता का अनुमान या अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक कहते हैं। ये क्या होता है? सीधी सी बात है, जिस चीज का उदाहरण हमारे दिमाग में ज्यादा आसानी से या ताजा आता है, हमें लगता है कि वो चीज ज्यादा आम है। अच्छा। प्लेन क्रैश की खबरें मीडिया में छाई रहती हैं, वो हमें आसानी से याद आ जाती हैं और हम उसके खतरे को बड़ा चढ़ाकर आंकते हैं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण है? एक बहुत ही आम उदाहरण पति पत्नी के बीच होता है। अच्छा। अध्ययनों में पाया गया है कि जब पति पत्नी दोनों से पूछा जाता है कि वो घर के काम में कितना योगदान देते हैं, तो दोनों के प्रतिशत को जोड़ने पर वो हमेशा 100% से कहीं ज्यादा होता है। हाँ, ये तो हर घर की कहानी लगती है। इसी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक की वजह से आपको अपने द्वारा किए गए काम ज्यादा आसानी से याद रहते हैं, इसलिए दोनों को यही लगता है कि वे ज्यादा काम कर रहे हैं। चलिए एक और की बात करते हैं। कहानी में इनकी किताब में लिंडा की समस्या का जिक्र है। वो क्या है? वो प्रतिनिधित्व के अनुमान या रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें हम किसी चीज की संभावना का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वो किसी स्टीरियोटाइप से कितना मेल खाती है। तो समस्या ये है, लिंडा 31 साल की है, अकेली है, बहुत बेबाक है और बहुत होशियार है। ठीक है। कॉलेज में वो सामाजिक न्याय के मुद्दों में बहुत सक्रिय थी। अब सवाल यह है कि इन दो बातों में से किसकी संभावना ज्यादा है? एक, लिंडा एक बैंक टेलर है, और दूसरा लिंडा एक बैंक टेलर है जो नारीवादी आंदोलन में सक्रिय है। ये एक जाल जैसा लग रहा है। मेरा दिल कह रहा है कि वो एक नारीवादी बैंक टेलर है, क्योंकि उसका विवरण उस छवि से मेल खाता है। और आपका दिमाग? मेरा दिमाग कह रहा है कि सिर्फ बैंक टेलर होने की संभावना हमेशा ज्यादा ही होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ज्यादातर लोग दूसरा विकल्प चुनते हैं, और यही इस अनुमान का जाल है। क्योंकि हमारा सिस्टम 1 एक अच्छी कहानी पसंद करता है। बिल्कुल। और नारीवादी बैंक टेलर लिंडा के विवरण के साथ एक बेहतर, ज्यादा सुसंगत कहानी बनाता है, लेकिन तर्क के हिसाब से ये असंभव है। तो हमारा दिमाग असल में एक कहानी बनाने वाली मशीन है। हाँ, कहानीमन इसे एक मजेदार नाम देते हैं, YCITI। WSITI? What you see is all there is, यानी जो आप देखते हैं बस वही सब है। अच्छा। सिस्टम 1 उसके पास मौजूद सीमित जानकारी के आधार पर सबसे अच्छी कहानी बना लेता है और उस जानकारी को नजरअंदाज कर देता है जो उसके पास नहीं है। इसी से जुड़ी एक आदत है
कुछ हो जाने के बाद कहना, अरे ये तो मुझे पहले से ही पता था। हाँ बिल्कुल, उसे ही हाइंडसाइट बायस या पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह कहते हैं। जब कोई घटना घट जाती है तो हम अपने अतीत की यादों को फिर से लिखते हैं ताकि वो उस नतीजे के साथ मेल खाए। हमें लगने लगता है कि ये तो होना ही था। और मुझे लगता है यही चीज हमारी प्लानिंग को भी खराब करती होगी। आपने एक और बड़े पूर्वाग्रह की तरफ इशारा किया है जिसे प्लानिंग फैलेसी या योजना बनाने की भ्रांति कहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि प्रोजेक्ट समय पर खत्म हो जाएगा। हाँ, हम जरूरत से ज्यादा आशावादी होते हैं क्योंकि हम सिर्फ अपनी कहानी पर ध्यान देते हैं। इसका इलाज है बाहरी दृष्टिकोण अपनाना। मतलब ये देखना कि इसी तरह के दूसरे प्रोजेक्ट्स का नतीजा क्या रहा है। ये सब तो हमारे सोचने के बारे में है, लेकिन इन चीजों का हमारी खुशी और यादों से क्या लेना देना है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इसके लिए कहनेमन हमें हमारे दो स्व से मिलवाते हैं। दो? हाँ। एक है अनुभव करने वाला स्व। हाँ। ये वो हिस्सा है जो पल पल जीता है, ये पूछता है क्या अभी दर्द हो रहा है। और दूसरा है याद रखने वाला स्व। ये हमारे अंदर का कहानीकार है। ये जवाब देता है कुल मिलाकर वो अनुभव कैसा था। और फैसले कौन लेता है? यही सबसे जरूरी बात है। हमारे भविष्य के फैसले यही याद रखने वाला स्व लेता है, अनुभव करने वाला नहीं। लेकिन इसमें समस्या क्या है? यादें तो हमारे अनुभवों पर ही आधारित होती हैं ना। यही पर सबसे बड़ा मोड़ आता है। हमारे याद रखने वाले स्व की यादें अक्सर बहुत पक्षपाती होती हैं। मतलब वो ठीक से याद नहीं रखता? हाँ, इसे समझने के लिए ठंडे हाथ वाला प्रयोग सबसे अच्छा है। लोगों को दो दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ा। ठीक है। पहले अनुभव में उन्हें 60 सेकंड के लिए अपना हाथ बर्फीले ठंडे पानी में रखना था। सुनने में ही बुरा लग रहा है। दूसरा अनुभव 90 सेकंड का था। 60 सेकंड तक उतना ही ठंडा पानी और फिर आखिरी 30 सेकंड के लिए पानी को थोड़ा कम ठंडा कर दिया गया। तो एक 60 सेकंड का बुरा अनुभव और दूसरा 90 सेकंड का और भी बुरा अनुभव, जिसका अंत थोड़ा कम बुरा था। तार्किक रूप से तो हाँ, लेकिन जब लोगों से पूछा गया कि वो किसे दोहराना चाहेंगे तो लगभग 80% लोगों ने 90 सेकंड वाले लंबे अनुभव को चुना। क्या ज्यादा दर्द को चुना? ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि हमारा याद रखने वाला स्व सिर्फ दो चीजों पर ध्यान देता है, अनुभव का सबसे तीव्र क्षण यानी अ पीक और उसका अंत यानी दी एंड। इसे पीक एंड रूल कहते हैं। और वो अनुभव की कुल अवधि को नजरअंदाज कर देता है। लगभग पूरी तरह से। चूंकि लंबे वाले अनुभव का अंत थोड़ा कम दर्दनाक था, इसलिए याद रखने वाले स्व ने उसकी एक बेहतर कहानी बनाई। वाह! तो हमारा वो हिस्सा जो भविष्य के लिए फैसले लेता है, वो असल में हमारे अनुभवों को ठीक से याद ही नहीं रखता। बिल्कुल, वो बस कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से और उसके अंत को याद रखता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि हमारा दिमाग तर्क का कोई निखुट मॉडल नहीं है। ये सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बीच एक लगातार चलने वाली खींचतान है। सिस्टम 1 कहानियां बनाता है और सिस्टम 2 ज्यादातर समय उन पर विश्वास कर लेता है। और इन प्रणालियों को समझना हमें तर्कहीन साबित नहीं करता, बल्कि हमें मानव बनाता है। सही बात है। और जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारा दिमाग कहाँ-कहाँ शॉर्टकट लेता है, तो हम शायद थोड़े बेहतर फैसले लेने की दिशा में एक कदम बढ़ा सकते हैं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। क्योंकि हमारा याद रखने वाला स्व ही भविष्य के लिए फैसले लेता है और वो हमारे वास्तविक अनुभवों को, खासकर उनकी अवधि को, गलत याद रखता है। तो अगली बार जब आप कोई छुट्टी प्लान करें तो एक पल रुक कर सोचेगा, क्या आप ये अपने अनुभव करने वाले स्व के लिए प्लान कर रही हैं जो हर पल को जिएगा, या अपने याद रखने वाले स्व के लिए जिसे बस एक अच्छी कहानी और कुछ शानदार तस्वीरें चाहिए? इस पर सोचिएगा।